नमस्कार दोस्तों, सुरजीत हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज आपको हम प्रेमचंद की कहानी सुनाएंगे। घास वाली मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मदभरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखों में बड़बड़ा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं हुआ है। क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो तो क्या बताऊं? मूलिया इस पर ऊपर से गुलाब का फूल भी गेहूं में रखा था। हिरनी की सी आंखें नीचे खींची हुई, चिबुक कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकी आंखों में एक विचित्र आंद्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मुल्क व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों में के घर में इसमें अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सौगात योग्य था? सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती। उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिससे अगर वह एक शब्द भी नहीं बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे अवतरणों में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीचे आंखें किए अपनी राह चले जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान महावीर में ऐसे क्या सुरखाग पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था। पवन आम की बोर की सुगंध से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर जोखा रखे घास चलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों में कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। प्रिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह का उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी। जुआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इससे सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसके जीतते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का रंग, उसका क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके चक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ी गई। संघर्ष की गरिमा में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती और घास छिलती जाती। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उसने कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसीलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। सांस ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेले न जाऊंगी। सांस ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या, तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सांस ने डांटा, तू औरों के साथ जाएगी, न अकेले जाएगी तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निबाह न होगा? किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर
चाटू उठा जाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दख्खत के ऐसे आए। महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े की पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती। मुश्किल से 1.5-2 रुपये मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी न मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, रिक्शे वाले की भतिया बैठ गई हैं, कोई सेंध भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर रिक्शा और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है। महाजन का सूद भी तो न पहुंचा सकता था। मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई में मुलिया निहाल हो गई। बोली, थोड़ा खाएगी क्या। उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। पर सतर्क आंखों से इधर उधर ताकते जाते थे। दोनों तरफ उख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी चन्न हो जाता। कहीं कोई उख में छिपा बैठा हो, मगर कोई नई बात न हुई। उख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर से कुएं पर पूर चल रहा था। खेतों के मेड़ों पर ही हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। वहां आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती थी, सूखे मैदान में दोपहर तक छिल सकेगी। यहाँ देखती ही कौन है, कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छिलने लगी और 1 घंटे में उसका जापा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतने तन्मन थे कि उसे चैत्र सिंह के आने की खबर भी न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैत्र सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, जाबा उलट दें और खाली जाबा लेकर चले जाएं, पर चैत्र सिंह ने कई गज के फासले से रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूँगा। जितनी घास चाहे छिल ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर न आती थी। जी चाहता था जमीन पर फट जाए, मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैत्र सिंह ने आश्वासन दिया, छिलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी हूँ। रोज चली आया कर, मैं छिल दिया करूँगा। मुलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है। क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ। ईश्वर जानता है कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। मुझे देखकर आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सूध भी न रही। तू चली गई, मैं वहीं बैठकर घंटे रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते में चली आई है, मैं सारा हार चानना हुआ यहाँ आया हूँ। जो सजा देगी मैं जी में आवे हुए दे दे। तू अगर मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं शहोदा था, लुच्चा था, लेकिन जब तुझे देखा मेरे मन से सारी खोट मिट गई। अब तो वह यह जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और मैं तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता। तब मैं तू अपने हाथों से सामने घास डालती, किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है, मेरी जवानी काम न आवे अगर मैं किसी खोट में बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर जो ऐसी देवी से मिली। यह चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, मुझे क्या करने को कहते हो। चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों से बोली, तुझमें एक बात कहूँ, बुरा तो न मानेगी, तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं। चैन सिंह ने दबे जवाब से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर तेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता। तुम उसके गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं। बोला, क्या
समझते हो किसी महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है। मेरा रूप रंग तो तुम्हें भाता है क्या? घाट के किनारे दूज में ये कहीं सुंदर औरतें नहीं घुमा करती, मैं उसके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती हूँ। तुम उसमें भी किसी से नहीं दया मांगते क्या? उसने पास दया नहीं है, मगर वहाँ तुम न जाओगे क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगने हो इसीलिए न कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाति हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी गुड़ की धमकी व जरा सी लालसा में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है, ठाकुर हो ना ऐसा सस्ता सौदा क्यों छेड़ते लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मुला यह बात कही है, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं, सब आदमी बराबर हैं। तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ मुलिया, इसीलिए न कि जानते हो मैं कुछ कह नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो, मैं मालूम हो कि चरणों में सिर रखने का क्या फल मिलता है, फिर वह सिर तुम्हारी गर्दन पर न पड़े रहेगा। चैन सिंह ने मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था, उसका मुंह ऐसा सूख गया मानो महीनों की बीमारी से उठा हो, मुंह से बात न निकल थी। मुलिया इतनी वाक्पटु है उसका गुमान भी न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ, मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइंस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाजन न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े बड़े घरों की लीला है, और वहाँ औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं, उसके घर वालों की तो चमारिन और कहारिन पर जान देते फिरते हैं, लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ, मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ, किसी दूसरी मिहारी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली पलूटी भी होती तब भी वह मुझसे इसी तरह रखता, इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगे तो मेरी छाती पर मूंग दलने लगे, मैं तो भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप की दीवाने हो न, आज मुझे माता निकल आए, कानों में हा जाऊं, मेरी और ताकने भी नहीं, बोले झूठ कहती हूँ। चैन से इनकार न कर सका। मुलिया ने उसे गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं तब भी वह मुझसे इसी तरह रखेगा, मुझे उठावेगा, बैठाएगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं भी आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे भी कभी न छेड़ना, नहीं अच्छा न होगा। जवानी जोश में है, बल में दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है, और सब कुछ वो जीवन को पवित्र और उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है, और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया, जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छिट्टे पड़े जाने से फेन मिट जाती है, मेल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जात रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितने आसानी से दिन और ईमान को गार्द करते हैं, उतने ही आसानी से उसका उद्धार भी कर सकते हैं। उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था, बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पिटना उसकी आदत थी। आसानी उसने थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुपता हो जाते, पर जो ही उसने उधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल में उसे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या का समय चैन सिंह खेते देखने गया। पूर्व चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है।
क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचा, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र न थी कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो गया। उस औरत की उस दिन मजदूरी काट लेता और चुप और अचानक आले में गड़िया जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आया। मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब कहाँ जा रहा है? बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राज, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थरथर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसका दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गंधर्व होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। वहाँ 4 फूल चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों ने होश उड़ा गए। ठाकुर ने पूछा, आदमी कहाँ गए? क्या जवाब देंगे? सबके सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे से जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज न निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बातें करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, भाव मन भर के हो गए। अब न आते बनता था न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजदूरी भी कट जाए। चाल भी धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ, कैसे बेर हैं, लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ है ना। दोनों और ही सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, उतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी आओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूंगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले ले लो। बाकी दोनों मजदूरों से तुम भी दोनों आ जाओ। उस पेड़ के पेड़ मीठे होते हैं, बेर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढारस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के चाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पर बूंद पड़े रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चले लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई? मैंने भी तो बेर खाए। एक आधा घंटे का हर्ज हुआ ही नहीं हुआ। तुम चाहोगे तो घंटे भर काम आधे घंटे में कर लोगे, न चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे भर का काम न कर होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों ने बातें करने लगे। कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, नहीं कि हमदर्द छाती पर सवार। दूसरा, मैंने समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ में पूरी मजदूरी मिले तो कहना। पहला, तो तुम तो गोबर नेम सा आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, आप खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या था, मुझे तो भैया ठाकुर पर भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था, तो यूं ही बाहर घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो गई थी। सोचा इक्के पर चला चलूं, पर महावीर को कहता भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा थोड़ा इतना दुबला हो रहा था कि इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी, और चैन सिंह को उस पर बैठते ही शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला भी कभी न था, या आजकल सावरिया कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सावरिया कहीं नहीं है, मगर लारियों के सामने इक्के को कौन पूछता है? कहाँ 2-2.5 दिन की मजदूरी करके गढ़ लौटता था, कहाँ अब 20 आने के पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं
क्या आप खाऊं, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ एक्का थोड़ा बेच कर आप पर लोगों की मजदूरी कर लूं, और कोई ग्राहक नहीं लगता, ज्यादा ही नहीं तो 12 आने तो घोड़े की ही चाहिए घास, ऊपर से अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवरों को कौन पूछे। चैन चैन सिंह ने सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते। महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा बहुरूप चाहिए मालिक, मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक मिल जाए तो एक्के को आने पौने निकाल दो, फिर घास छिलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सांस पतो हूँ दोनों सिलती हैं, जब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बढ़िया बाजार जाती होगी। महावीर लजाता हुआ बोला, भैया नहीं, वह इतने दूर कहाँ चल सकती है, घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास चलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गई लौटती है, हल्कान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सावरियों की राहों में इधर उधर इकट्ठे हो घूमता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले तो मैं पान की दुकान थी, जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, उसकी चाह में बीसों ही टांगे एक्के पिटने खड़ी थी, घोड़े खोल दिए गए थे, वकीलों और मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने अपनी पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का जाबा रखे राइसों से मेल भाव कर रही थी। चैन सिंह का करते उछल पड़ा, यह तो मुलिया है। ठनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे, कोई उससे लगे करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलर के कोचवान ने कहा, मुला घास तो उसके अधिक से अधिक चाह आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, चाह आने कर लेना है तो अपने घासरानियां बैठी है, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पाओगे, मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। अधीर कोचवान ने फिटन से ऊपर से कहा, मेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग लेने वाले जग मारेंगे और लेंगे। ले वकीलों को अब देर नहीं है। एक तांगिया वाले ने जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था बोला, बटऊ के मुंह में पानी भर आया है, मुलिया काहे को किसी और देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आया रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे, सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों में पी जाए। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, लजाती ना थी न दबती है, कैसा सीरा रसीले आंखों से देख देख कर सिर का अंचल खिसका कर मुंह मोड़ कर बातें कर रही है। वह मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लाहिया जोड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एक मुलिया घास का जाबा लिए फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेज फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकाल कर मुलिया को दिया और मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई। चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चले। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मित दिशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और कैबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का एक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर एक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर?
महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रहा गया, किसी ने बेगार में भी न पड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ भी पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आए करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने संजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप भी का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, सब मर्जी जो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपये। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाले को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और फिर रुपये पैसे का जब कम लगे बेखटे चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फायदा। कई दिनों के बाद संध्या का समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों के मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज कानों में आई। उसने छिटक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुला, क्यों दौड़ती हो, मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी? चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मुला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं, उसी बाह गहे की लाज तो निभा रहे हो, गरीब आदमी से जो चाहे कराओ, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुरा बोली, मुझे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य दिशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था, और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था।